देखिए, जितना आसानी से मैंने बोलता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना चाहिए, उतना आसान तो नहीं है, चैलेंजेस है। आगे जाते जाते 1955-60 के बाद लोगों को लगा कि यदि मैं सोसाइटी को जमीन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके क्यों करूँ, वो खुद डेवलप करने के लिए डर थे। कब करेंगे? जब बिल्डर भाग जाएगा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे आदमी को आपको क्या करना है, लीजिए। एक बार आपने बिल्डर को हैंड ओवर किया, वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप लटकते रहोगे। 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंजिंग फंड, वो किसके लिए? अर्बन चैलेंजिंग फंड इज टू प्रमोट द सेल्फ डेवलपमेंट इन द अर्बन एरिया। हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा के खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट में सेल्फ रीडेवलपमेंट और बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। और खास हमारे वक्ता हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए हाउसिंग के एक्सपर्ट और हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो प्रभु सर, आप आए हैं और सेल्फ रीडेवलपमेंट आपका हार्ट का सब्जेक्ट है और आपने इस पर बुक भी लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, सुभाष लाला जी और आपने मिलकर लिखी है और एक करीबन 200 लोगों की एक टीम भी है उसमें। तो काफ़ी उस बुक का भी लोग सहारा ले रहे हैं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट पॉसिबल है। सर वो बुक का भी बड़ा एडवांटेज लोग ले रहे हैं कि अवेयरनेस एजुकेट मिलता है। साथ ही सर पहला मेरा सवाल है, सेल्फ रीडेवलपमेंट और बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट हुआ लगभग 1915 के बाद, तो 1940-1950 के बाद जो एक्चुअल ढंग में जो डेवलपमेंट उस टाइम हो रहा था वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट से हो रहा था। लोग इकट्ठा होते थे कैंटीन में, एक चीफ प्रमोटर अपॉइंट होता था, हाउसिंग सोसाइटी बनाते थे, फिर वो लोग एक लोकेशन देखते थे कि अंधेरी में, वसई में, विरार में, और उसके बाद वो आर्किटेक्ट का अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्टर प्लान बनाते थे, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देते थे और फिर घर बनने के बाद लोगों को अलॉट करते थे और उसके लिए 80% एम्प्लॉयर से लोन लेते थे, नहीं तो बैंक से लोन लेते थे, 20% अपना पीएफ से इधर से उधर डालते थे। इस तरह का अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, अस्से जाने के बाद बिल्डर ने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्टरों ने कि अपने पास ज़मीन लेने लग गए, ज़मीन लेके ज़मीन अपने पास रख दिया, तो फिर जब भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनको ही मिलेगा, उस बहाने से वो ज़मीन 10% पैसा देके लेते थे। फिर पैकेज डील होने लगा, वो बोला कि ज़मीन मेरे पास है, कंस्ट्रक्शन मुझे दे दो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का हिसाब से, और ज़मीन 200 रुपये के हिसाब से मैंने लिया, 20 रुपये पर स्क्वायर फीट दिया है, 180 आप ज़मीन मालिक को दे दो, 20 रुपये मुझे दे दो। ज़मीन में कोई डिफरेंस नहीं रखते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है 400 या 500 रुपये में देते थे ताकि उनको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। आगे जाते जाते 1955-60 के बाद लोगों को लगा कि यदि मैं सोसाइटी को जमीन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके क्यों करूँ, तो मैं खुद फ्लैट बेचूं। तो तभी कोई कायदा कानून नहीं था, वो हर एक इंडिविजुअल को फ्लैट बेचते थे। फ्लैट बेच के उसको बोलते थे फ्लैट एग्रीमेंट में कि हम आपको इतना स्क्वायर फीट का फ्लैट देंगे, आप ऐसे ऐसा पेमेंट कर दो, और एक बार पेमेंट होने के बाद सोसाइटी हम ताबा आपको देंगे, उसके बाद सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी बनाने के बाद आपको कन्वेंस देंगे, कन्वेंस देने के बाद आप जो है सोसाइटी का मालिक बन जाओगे, बिल्डिंग का मालिक बन जाओगे। इस तरह का माहौल चलता था। अभी क्या है, लोग खुद डेवलप करने के लिए डर थे। तो मेरा ये मानना है किधर ना किधर हिस्ट्री रिपीट होना चाहिए। आप क्या करो, अभी आप 40 साल 50 साल एक ही साथ में रहे, आप एकजुट को जानते हैं, और आज एफएसआई बढ़ा के बोला, टीडीआर बढ़ा के बोला, आप और थर्ड पार्टी बिल्डर को अपॉइंट करके वो लाइबिलिटी लेने की जगह में आप खुद 10, 12, 15 लोग इकट्ठा आ जाओ और आपका अलग अलग कमेटी बना दो, कंस्ट्रक्शन कमेटी अलग, सेल्स कमेटी अलग, फाइनेंस कमेटी अलग, और एक मैनेजिंग कमेटी। इस तरह से आप इसको अच्छे तरह से एक सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हैं। पहला सेल्फ डेवलपमेंट होता था, अभी सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हैं, तो आपको एडिशनल एरिया मिलेगा जो बिल्डर लेके जाता है, या कॉर्पस भी मिलेगा, आपको रेंट भी मिलेगा। कई लोगों में गलत फहमी है, सेल्फ रिडेवलपमेंट करने से आपको रेंट नहीं मिलेगा या आपको कॉर्पस नहीं मिलेगा, ये सब गलत है। उल्टा आपको बिल्डर 30% देता है तो आपको 40%, 50% सेल्फ रिडेवलपमेंट मिल सकता है, तो एडिशनल एरिया हो सकता है और आपका खुद का होगा। तो इसके लिए मैं लोगों को अनुरोध करूँगा कि आप सेल्फ रिडेवलपमेंट की तरफ काम करिए। सर अब ये तो हुआ सेल्फ रीडेवलपमेंट, बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिल्डर का डेवलपमेंट मतलब आप सब कुछ, टाइटल, जमीन, फ्यूचर एफएसआई, सब कुछ बिल्डर को देते हो।
फिर बिल्डर आपको जब बनाएगा करेगा, उसके बाद आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हो, उसको पावर ऑफ अटर्नी देते हो, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा टाइटल आप उनको ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर करने के बाद वही फ्लैट बनाता है, बेचता है। फिर जब बिल्डिंग तैयार होगा तो आपको जो एरिया आपको देने की बात किया है, मान लो एग्जिस्टिंग एरिया प्लस 20% या 25%, उतना का फ्लैट आपको वो दे देगा। इसमें इतना ही है कि आपके पास जिम्मेदारी कम होगा, कोई दूसरा आदमी आपका काम करने के लिए आगे आएगा और जितने भी प्रॉफिट है वो लेके आएगा। ये यदि आपको सेल पर में करना है तो स्टीयरिंग आपके पास है, और यदि आप बिल्डर को देते हो तो बिल्डर के पास राइट चला जाएगा, डेवलपमेंट राइट्स हो या स्टीयरिंग हो। तो सर सेल्फ रिडेवलपमेंट के मुख्यतः फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यदि सरकार की बात करें तो लगभग 1600 प्रपोजल सेल्फ रिडेवलपमेंट में सरकार के पास है, जिसमें कुछ बैंकों को तो मुंबई में इन्हें फंड दिया सेल्फ रिडेवलपमेंट। देखिए, सेल्फ रिडेवलपमेंट में बहुत बड़ा फायदा क्या है, पूरा का पूरा जमीन का कंट्रोल, प्लान का कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल, सेल्स का कंट्रोल और पैसे का कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल अपने पास रहता है। आज जब आप डेवलपर को अपॉइंट करते हैं कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल, लैंड कंट्रोल, अप्रूवल कंट्रोल, प्लानिंग का कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मनी, ये पूरा का पूरा कंट्रोल बिल्डर के पास चला जाता है। मतलब आपके पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। एक बार आपने बिल्डर को हैंड ओवर किया, वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप लटकते रहोगे, और आपको ताबा वापस देना है, बिल्डर को टर्मिनेट करना है, आपको कोर्ट कचहरी में अगला 5 साल 10 साल लगेगा, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा। ये पहला अंतर। दूसरा जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ये तो नहीं है। उसके अलावा आपके ऊपर क्या लायबिलिटी हो सकता है, ये भी ज्यादा बहुत जरूरी। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। गोरेगांव में गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिधर बिल्डर को उन्होंने अपॉइंट किया था, 10 साल के बाद बिल्डर को टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट करने के बाद कुछ कस्टमर, लगभग 72 कस्टमर को उन्होंने फ्लैट बेचा था, जिनमें से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिया था। वो 72 कस्टमर से 2 कस्टमर सुप्रीम कोर्ट तक गए और बोला कि भले पैसा मैंने बिल्डर को दिया, सोसाइटी ने बिल्डर को टर्मिनेट किया, अभी सोसाइटी से को प्रमोटर जो पैसा हमने दिया है वो पैसा दे तो फ्लैट सोसाइटी ने देना चाहिए। तो सोसाइटी बोला कि हम फ्लैट नहीं देंगे, तो उनको पैसा दे दो। कंज्यूमर कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, इन्हें बताया गया कि 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था 9% इंटरेस्ट के साथ, वो रिफंड करने को बोला है सोसाइटी को। सोसाइटी बोले हमने पैसा नहीं लिया है, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया, लेकिन आपने व्यवहार तो बिल्डर के साथ किया, गलत बिल्डर, आपने बिल्डर को टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद जिस दिन उन्होंने फ्लैट बुक किया था, जिस दिन पैसा दिया था, उस दिन तो बिल्डर तो अस्तित्व में था, एग्रीमेंट भी था, उसका पावर ऑफ अटर्नी था। यू आर एन एजेंट, बिल्डर इज एन एजेंट, आप तो प्रिंसिपल है, इसके लिए प्रिंसिपल को लागू रहेगा। ऐसे करके नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म किए। इसके लिए उनके पास क्या हुआ, अभी मान लो 72 लोग 1.5 करोड़ भी दिया है, तो लगभग 150 करोड़ के लगभग जो पैसा है तो वो बिल्डर लेके चला गया 72 लोगों से। और ये 150 करोड़ पैसा आज 10% इंटरेस्ट से 10 साल बोलो तो भी और 150 करोड़ हो गया, इसमें बोलो 300 करोड़। अभी एग्जिस्टिंग लोग 60 लोग हैं, 60 लोग हैं, 3-3 करोड़ बोला तो भी 180 करोड़ आएगा, जबकि आपको 300 करोड़ का भुगतान करना है। तो ये बाहर लायबिलिटी आप लेते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट तो मिल ही जाता है सेल्फ डेवलपमेंट करने से, लेकिन ये लायबिलिटी से आप बच जाओगे। नहीं है तो बिल्डर को दिया और गलत बिल्डर निकल गया तो आपको पूरा का पूरा तकलीफ आएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि आप जो है प्लान जिस तरह से चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम जो है एग्जिस्टिंग मेंबर है, हमको कॉन्फिडेंस है, हमारा घर बनने वाला है, तो वो ऊपर का जो फ्लैट है, तो मान लो नॉर्मली बिल्डर ऊपर का फ्लैट बेचता है, तो आप ऊपर का फ्लैट रख सकते हो और नीचे का फ्लैट आप मार्केट में बेच सकते हो। उससे क्या है, बिल्डिंग जैसे जैसा बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन का बाहर का पैसा भी आप पा सकता है। तीसरा, मान लो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्डर 25% देते तो आप सेल्फ डेवलपमेंट 35-40% देने लग गए, और अपने को लगा कि भाई एडिशनल 200 फुट लेते तो कम रेट में प्रिंसिपल अमाउंट में, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको 200-300 एक्स्ट्रा स्क्वायर फुट मिल सकते हैं ना। आप उस हिसाब से जहाँ 1 फ्लैट है दूसरा 2 फ्लैट ले सकते हो। और इस तरह का बहुत सारा फायदा आपको खुद का करने से हो सकता है, रीडेवलपमेंट करने से होता है, आपका लायबिलिटी भी कम हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने ये एग्जाम्पल बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर फोरम का,
सर जैसे सेल्फ रिडेवलपमेंट फायदे तो बताते हैं सर, चैलेंजेस क्या क्या है इसमें सेल्फ रिडेवलपमेंट? देखिए, जितना आसानी से मैंने बोलता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना चाहिए, उतना आसान तो नहीं है, चैलेंजेस है। पहला चैलेंज आता है कि माइंडसेट बदलना, क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जॉइंट फैमिली कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा था, बहुत अच्छा है। आपको पूरा एक दूसरे का सपोर्ट नहीं था, पहला भी था जॉइंट फैमिली, लेकिन आज जॉइंट फैमिली हो सकता है कि हाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम में जाते हैं, उनको अपना फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया। आज आप जॉइंट फैमिली की बात ही नहीं कर सकते। उसी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट पहला होता था, डेवलपमेंट होता था, सेल्फ डेवलपमेंट होता था, बिल्डिंग डेवलप करते थे, वो अलग अलग जगह में थे, उनका एक ही दिशा था, घर हमें चाहिए। आज क्या है, आप उधर ही रह रहे हैं, आप उधर ही रहने से 40 साल एकजुट होने के बाद आप हर आदमी के ऊपर आपका जजमेंट है, अलग अलग विचार विनिमय है, और बहुत सारा कमिटियाँ हैं, गए एक दूसरे का, कई बार अच्छा भी है, कई बार थोड़ा सा मन भेद भी हो जाता है। उसके हिसाब से इनको एकजुट करना, उनको मिलाना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। माइंडसेट चेंज करना कि अपनी को बिल्डर को अपॉइंट करते अपने को खुद को करना है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ये पहला माइंडसेट। दूसरा क्या है, आप बिल्डर है तो आप बोलते हैं कि उनको डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, उनको हम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, उनसे जिम्मेदारी डाल सकते हैं, बैंक गारंटी ले सकते हैं, तो कम से कम बिल्डर को देते हैं तो आपको गारंटी है कि बिल्डिंग बनाए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। मैं सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को देता हूँ, कल उनको लगा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो बिल्डिंग अधूरा हो जाएगा, उनको तजुर्बा नहीं, जो आदमी का तजुर्बा नहीं वो हमारा फ्लैट से वो तजुर्बा लेगा, तो ये भी एक दूसरा चैलेंज है, लोगों में एक्सपीरियंस नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण चैलेंज आता है कि देखो, आप जब जिंदगी में एंड थे, आप कमाते थे, आपने कर्जा लिया, 20% आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और खुद का बिल्डिंग सोसाइटी बनाया, बिल्डिंग खुद बनाया, तो आपके अंदर एक जोश था, और आपको कुछ भी गलत हुआ आपके साथ तो थोड़ा दो साथ जिदे हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, आप में पूरा जोश है और आपको पता है कि मैं किधर ना किधर कमा लूँगा। जब आप बिल्डिंग के साथ 40 साल पहला 50 साल का ओल्ड बिल्डिंग है, उसके साथ जो आदमी ने घर 25-30 साल में लिया था या 40 साल का उम्र में लिया था, अभी वो 60 साल 70 साल का बुढ़ा हुआ है, तो उनका पास कैपिटल कुछ छोटा मोटा रहेगा, इंटरेस्ट से जीता है, और दूसरा पेंशन में से जीता होगा, और वो कैपिटल निकाल नहीं पाते, और उनके पास वो जोश नहीं। और उसके बाद जो बच्चे लोग हैं वो फॉरेन में इधर उधर सेटल है, अपने बिजनेस में माहिर है, तो उनके पास वो ताकत नहीं है जो एक सोचते कि नहीं मुझे एक कर दिखाया। तो ये भी एक चैलेंज है कि यंगस्टर्स को बुलाना करना, उसका बच्चे लोगों को जो रहते हैं उनको एसोसिएट मेंबर बना के, कमेटी मेंबर बना के उनको राय देना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चौथा चैलेंज जो है वो पैसे इकट्ठा करना। क्या होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट में आपको पहला कम से कम बैंक का लोन तो मिल ही जाएगा, मुंबई बैंक देती है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देती है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट पेश किया है तो उसमें भी बोला कि 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंजिंग फंड। वो किसके लिए? अर्बन चैलेंजिंग फंड इज टू प्रमोट दी सेल्फ रिडेवलपमेंट डेवलपमेंट इन द अर्बन एरिया। अर्बन चैलेंज फंड मतलब क्या? अर्बन में चैलेंज क्या आता है? यही आता है, नया हाउसिंग करना, रीडेवलपमेंट करना। उन्होंने लास्ट बजट में बोला था कि हम आने वाला दिनों में एक ऐसा कुछ पॉलिसी बनाएंगे रीडेवलपमेंट के लिए, लीगल फ्रेमवर्क पे, तो उसके ऊपर शायद वो काम कर रहे। इसके लिए 1 लाख करोड़ का भी अनुदान दिया है, और मुंबई बैंक पैसा ऑलरेडी बेच चुके हैं और दे रहे हैं, और रिजर्व बैंक ने इसको एक मुबा दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में एक आधा रेगुलेटर सेल्फ रिडेवलपमेंट का आता है या रिडेवलपमेंट के लिए आता है, तो हर बैंक लगभग 100 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो भी दे सकते हैं, नेशनलाइज बैंक दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक दे सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं, लगभग 800 कोऑपरेटिव बैंक से वो सब दे सकते। बट अल्टीमेटली क्या चाहिए? वो फंड आ जाए मुझे। बट शुरुआत का जो फंड है जिसको हम बोलते हैं सीड फंड, जैसे 2 करोड़ रुपया निकालना है, जो इनिशियल अप्रूवल लेना, आईओडी लेना है, लोन लेटर ऑफ अप्रूवल लेना है, उसमें 1.5 से 2 करोड़ लगता है, वो पब्लिक निकाल देंगे। और उनको ऐसा डर लगता है कि हमारे पास पैसा तो ही नहीं, घर जब बनेगा तब बनेगा, तो ये रिस्क जो है बिल्डर ले सकता है। तो ये 5वां चैलेंज जो है महत्वपूर्ण, आपको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस तो चाहिए। अपने पास कोई कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, आप
एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के पास डिपेंड हो जाते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करते तो अच्छा है, नहीं है तो फिर वो तकलीफ है, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस नहीं है। और लास्ट जो आता है कि सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपका प्रोडक्ट सेल होना है। यदि प्रोडक्ट सेल होना है तो आपको अच्छे एजेंट अपॉइंट करना है, आपको कैंपेनिंग करना चाहिए, आपका गुडविल होना चाहिए। आज आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो गुडविल कुछ नहीं। और आखिर में और 2-3 छोटा मोटा इश्यूज है जो मैं बताऊं। एक है कि आपको डिसीजन, हर स्टेप में डिसीजन खुद लेना है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी बोलो या आपका ये बोलो जनरल बॉडी, हर चीज में आप ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से डिसीजन लेने में जाते हैं। एक एक डिसीजन लेने में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जबकि आपको कुछ डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है। यदि 15 दिन के बाद आपने डिसीजन लिया, 1 महीने के बाद डिसीजन लिया, आपको पूरा रीडेवलपमेंट रुक सकता है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप कुछ एलिगेशंस होता है एक दूसरे के ऊपर, एलिगेशन के बाद आप क्या करते हो, रजिस्टर के पास जाते हो, कोर्ट में जाते हो, उधर किधर ना किधर रुकावट आ, और लास्ट में आपका जॉब के हिसाब से इधर उधर आप भागदौड़ करते हैं, आपको ट्रांसफर करते हैं। तो कई बार चेयरमैन सेक्रेटरी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वो रिजाइन करते हैं या उनका देहांत हो जाता है, तो उसमें भी दिक्कत है। ऐसा देखने गया तो चैलेंज हो सकते। इसका मतलब ये नहीं, क्या ये चैलेंजेस मिटिगेटिंग नहीं है, ये रिस्क जो है मिटिगेटिंग नहीं है, 100% है। आपको इस तरह से सोच के अच्छा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एक अच्छा लीगल कंसल्टेंट और अच्छा एक डेवलपमेंट मैनेजर का एक कॉन्सेप्ट आया, मैनेजर डेवलपमेंट मैनेजर वो इवेंट मैनेज करता है, उसको यदि आप हायर करते हो, शायद आपका ये जितने भी चैलेंज है वो मिटने जैसे। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि इसमें चैलेंजेस उससे सेल्फ डेवलपमेंट, लेकिन सर उसके उलट बात करेंगे कि हम रीडेवलपमेंट बिल्डर के थ्रू जाते हैं, तो इसमें कितना रिलैक्सेशन होता है सोसाइटी को और कितने बेनिफिट्स होते हैं? नहीं देखो, रिलैक्सेशन यदि आप डेवलपर को अपॉइंट करते हो तो रिलैक्सेशन तो मुझे ज़्यादा तो दिखता नहीं। आपको हर जगह से देखो एरिया कम मिलता है, और यदि बिल्डर को आपने अपॉइंट किया और डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर दिया, जब भी बिल्डर आपने डेवलपर अपॉइंट करने के बाद लोगों में एक परसेप्शन है, एक धारणा है कि यदि मैं डेवलपर को अपॉइंट करता हूँ पूरा का पूरा जिम्मेदारी बिल्डर लेता है। नो डाउट ये धारणा है, क्योंकि आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पूरा टर्म्स एंड कंडीशन डालते हो। कई बार डेवलपर आपको सिक्योरिटी के हिसाब से एग्जिस्टिंग कुछ फ्लैट या नया जो फ्लैट बनने वाला है वो सब देता है, कुछ कॉर्पस एडवांस में देता है, कुछ रेंट देता है, तो आपको एक परसेप्शन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स हो पाएंगे। यदि मान लो 6 महीना आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के बाद 6 महीना 1 साल उन्होंने काम ही नहीं चालू किया, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। फिर तो आपको ऊपर कितना बोझ आ गया। आपने जिस विश्वास से उनको दिया था वो शायद उनके पास पैसा नहीं है, मार्केट में ढूंढते होंगे कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उस हिसाब से आपका डिले हो जाता है। तो आप टर्मिनेशन करने को जाएंगे तो वो खिल का खर्च आएगा। तो ये सब तकलीफ तो है। आपको पूरा आप रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक आपको नया घर नहीं मिलेगा, वेदर इज सेल्फ रिडेवलपमेंट और डेवलपर, आपको ये तकलीफ तो देते रहेगा, टेंशन तो होता ही रहेगा। और मान लो बिल्डर को आपने अपॉइंट किया 6 महीने 1 साल उसने 12 दिया, उसके बाद भी 12 बंद कर दिया, कंस्ट्रक्शन रुक गया, कितना टेंशन हो। लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग एजेंसी आपको अवेलेबल है, अच्छा प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, अच्छे प्रोफेशनल अवेलेबल, नियम वगैरह सब सेटल्ड है और गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रहा है, 30 सितंबर 2019 का GR है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा दिन में होगा, तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, कंसेशन प्रीमियम मिलेगा, कंसेशन LUC टैक्सेस में मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी में मिलेगा। आपको क्यों सरकार में नहीं जाना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज भी नहीं समझ में आ रहा। तो लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ काम करिए, पूरी की पूरी जानकारी लीजिए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर या PM से ऐसा अपॉइंट करिए ताकि वो सेल्फ डेवलपमेंट जाएगा। जिस दिन आपको लगा कि यार सेल्फ डेवलपमेंट हमारा बस का नहीं है, अभी हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, तो डेवलपर के थ्रू करना है, तो फिर आपको पूरा जानकारी ऑलरेडी है, तो बिल्डर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आपने कुछ वर्किंग की है तो ये अच्छा है ना सर। दूसरा, यदि आपने डेवलपर का अपॉइंट किया, उसके बाद आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कब करेंगे जब बिल्डर भाग जाएगा, और वो करता नहीं है। फिर जैसे मैंने गोरेगांव पल का एक एग्जांपल दिया, वो भाग गया और वो कर नहीं पाए, इसके लिए आपको फिर सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको फिर पैसा भी डालना पड़ेगा, तो आपके ऊपर नुकसान बहुत।
तो इस तरह सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप सोचिए, नहीं होता है तो आप डेवलपर को अपॉइंट कर सकते बहुत सारी सोसाइटी जहाँ पे 150 मेंबर है, 200 मेंबर है, बड़े प्लाट से 10,000 इसके बाद जो मीडिया दो का, सर उन लोगों के पास मान लो कि ऑप्शन मेजोरिटी नहीं बनती है सेल्फ रिडेवलपमेंट की, तो वो क्या डेवलपर के थ्रू जब जाएंगे तो उनको क्या टिप्स लेनी, क्या सावधानी रखनी? आप जब डेवलपर को अपॉइंट करते हैं ना, पहली बात आपको ये सावधानी लेना है कि जिस डेवलपर को हम अपॉइंट कर रहे हैं उनका क्या कैपेसिटी है या नहीं है एग्जीक्यूट करना, और इसके पहले उन्होंने कितना एग्जीक्यूट किया। ये कम से कम आप एक एम्प्लॉय को भी अपॉइंट करते हो तो आप पूरे का पूरा एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हो। हालांकि वो नहीं जमता है, आप 1 महीना नोटिस देकर उनको निकाल सकते हैं, फिर भी आप पूरा जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय में HR डिपार्टमेंट पूरा क्रेडेंशियल निकालते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर उनका क्रेडेंशियल वर्ल्ड कंपनी जहाँ रिलीव किया उधर से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह से जब बिल्डर आप अफोर्ड करेंगे, आप 100 मेंबर का घर है, एक फ्लैट का कीमत 2-2 करोड़ भी पकड़ते हैं, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी आप देंगे जिसमें 400-500 करोड़ का उसको प्रॉपर्टी बनाना है, तो फिर आपको पूरा का पूरा डेवलपर का जो कुंडली है उसका एक्सपीरियंस है वो निकालो। दूसरा, उस बिल्डर के पास क्या फाइनेंस अवेलेबल है वो भी देखना चाहिए, उनका क्या कितना टीम है वो भी देखना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण है, ये बिल्डर ने अभी तक कितना काम किया है। कई बार बिल्डर आते हैं वो बोलते हैं भाई मैं तो नया बिल्डर हूँ लेकिन पब्लिक आपको 30% देंगे, मैं 40% दूंगा। मैं 40% क्यों दूंगा? क्योंकि 10% आपको इसके लिए दूंगा कि क्योंकि बिल्डर मुझे बनना है, तो आप पूरे का पूरा मैं प्रॉफिट के बिना करूँगा। जो आदमी इस तरह से बोल के आते हैं बिना प्रॉफिट का आता है तो फिर वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसका मेहनत है, सब कुछ है। आपके लिए समाज सेवा के लिए कोई है नहीं आता। और लास्ट में बताना चाहूँगा, यदि बिल्डर आपको चुनना ही है, आप अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्ट करो, उसका टेंडरिंग निकालो। टेंडरिंग निकालने के बाद उसमें 3 प्रकार का ट्रेनिंग होता है। एक होता है EMD, दूसरा होता है EMD 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख डिपेंडिंग ऑन द साइज। दूसरा आता है उसका टेक्निकल डिटेल, और तीसरा आता है उसका फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल ऑफर, कितना एक्स्ट्रा एरिया देगा, कितना कॉर्पस देगा, ये वो। तो अभी पहला जो आदमी मान लो एक टेंडर निकाल आते हैं, 3 एनवेलप अलग अलग एनवेलप और मोटा एनवेलप में उन्हें ला के दिया। जिस दिन आपको टेंडरिंग ओपन करना है, आपको पहला देखना है EMD लोगों ने दिया है क्या। मान लो 10 आपको एप्लीकेशन आया टेंडर, उसमें 2 आदमी ने आपको EMD नहीं दिया, तो क्या करना है, वो जो आदमी ने 2 EMD नहीं दिया, 15 लाख 20 लाख जो भी आपने डाला है वो नहीं दिया, मतलब उसका कैपेसिटी नहीं है, वो सीरियस नहीं है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे आदमी को आपको क्या करना है, उसका अगला 2nd एंड 3rd एनवेलप क्या करना है, रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों रिजेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये नॉट सीरियस, कैपेसिटी नहीं है, वो EMD भी नहीं दे रहा है। मान लो अच्छा का अच्छा बिल्डर है फिर भी वो EMD नहीं दे रहा है, इसलिए ही इज नॉट सीरियस अबाउट माय प्रोजेक्ट ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। फिर भी नाम के लिए किसी ने बोला करके उसने डाल दिया। कई लोग चेक तमा देते नहीं, EMD का मतलब उनको क्या देना है, और बैंकर्स चेक ही देना है, डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। दूसरा आता है टेक्निकल डिटेल। आप टेक्निकल डिटेल में उनका अभी तक का कितना प्रोजेक्ट किया है, क्या किया, उसके बाद उनके कितना पार्टनर से, उनका हर एक का तजुर्बा क्या है, उसमें कौन सा टीम है, अभी तक का कितना काम किया, कितना OC लाया, उनका कितना रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उसके बाद उनका फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट में कितना नेटवर्क है, ये सब डिटेल आपको सेकेंड में मिलेगा। ये मिलने के बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट मिलेगा। डॉक्यूमेंट के बाद आपको उसको बुलाना है, बुला के उनसे प्रेजेंटेशन भी लेना है। प्रेजेंटेशन लेने के बाद आपको उस बिल्डर के सामने उसका प्रोजेक्ट भी साइट वेरीफाई करना है, क्योंकि जैसा एक एम्प्लॉय को हम देते हैं तो क्रेडेंशियल देखते हैं, ऐसे ही सोसाइटी का 4, 5, 10 आदमी जो भी है उनका अलग अलग साइट वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद जिधर उन्होंने रीडेवलपमेंट किया उनका कस्टमर से उन्होंने बात करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये बिल्डर किस तक है। तो आपने 8 बिल्डर अभी बच गया, 10 में से 2 तो निकल गया, 8 बचा। 8 में से हो सकता है 4 बिल्डर या 5 बिल्डर ऐसा निकलेगा जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, हो सकता है उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हो सकता है उधर OC नहीं दिया होगा, तो XYZ। तो ऐसे बिल्डर को आप उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको निकाल दीजिए। जो बचा हुआ बिल्डर है, मान लो 3 है 4 है, दे आर एप्पल कंपेयर कर सकते, ये 4 लोग अच्छे। तो जिन्हों का 4 को हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि अच्छा क्वालिटी नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है या जो भी, उनका 4 जो फाइनेंशियल ऑफर है उसको भी रिजेक्ट करें, उसको खोलना भी नहीं। जिस रास्ता में नहीं जाना है उसका पता ही मत पूछो, क्योंकि वो बिल्डर भले 10% ज़्यादा देता है, 20% देता है, अपने को क्या देखना है, उसको रिजेक्ट करो, देखो ही मत। ये भी देखने का उसी टाइम में नहीं देखना है, वो जो
फाइनेंशियल ऑफर है वो हो सकता है 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने तक चेयरमैन का घर में सेक्रेटरी घर में लॉक में डाल के रख दो। ये जो बिल्डर आप सिलेक्ट करते हो 4 बिल्डर, उसके बाद ही उसका 4 लोगों को ऑफर खोलना है, बाकी का रिजेक्ट करके छोड़ देंगे। ये अभी 4 आए, वो 4 आने के बाद फिर आपको मालूम है कि चारों बिल्डर अच्छा है, कोई भी ठीक है बराबर, फिर उनका फाइनेंशियल ऑफर देखो कितना एरिया कौन अच्छा दे रहा है, फिर आप सेकेंड उनको रिवाइज ऑफर देने को बोलो, एक कट ऑफ डेट ज़्यादा नहीं, उनको बुला के कट ऑफ डेट होने के बाद उस बिल्डर जो अच्छा एरिया देता है, क्योंकि चारों को 4 अच्छा बिल्डर है, अब उसके साथ जाना चाहिए। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ द बिल्डर। सिलेक्शन बिल्डर होने के बाद आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कम से कम 5 से 6 क्लॉज ऐसा होना चाहिए जो आपका फेवर हो। पहला क्लॉज नॉर्मली ये होना चाहिए, आप टाइमलाइन क्या होगा, हर एक एक्टिविटी का टाइमलाइन क्या। आज हम खाली करते हैं तो खाली करने के लिए आपको क्या क्या करना है, खाली करते रहने को आपको आईओडी लाना है, लेटर ऑफ अलॉट अप्रूवल लाना है, ये तो रहेंगे। और ये कितना टाइम में लाएंगे, 3 महीने में लाएंगे, 6 महीने में दिए होने के बाद 6 महीने के अंदर लाए, ये तो आपको टाइमलाइन देना है, या 3 महीना देना है। उसके अगला 3 महीने में आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेके, या आपको वेकेशन मिलेगा, मान लो फ्लैट वेकेट मिलेगा, वो 3 महीने के अंदर आपको वेकेट करके लेना है। उसके बाद वेकेट हो गया, उसके बाद जैसे ही वेकेट हो गया उसके 3 महीना या 6 महीने के अंदर आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एक बार कमेंसमेंट आ गया उसके बाद हर महीने में कौन सा स्लैब लगने वाला है, प्लिंथ कब होगा, फर्स्ट स्लैब कब होगा, सेकेंड स्लैब कब होगा, आपको हर महीने का, जिसको हम बोलते हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह से होगा वो आपको माइलस्टोन पहले ही लेना है। और ये सब आपको किस में डालना है, डीए में डालना है। उसके बाद आपको उस डीए में ये भी लिखना है कि खाली करने के पहले, है ना, आप आईओडी लेके आए, और हो सकता है उसमें आप ये भी क्लॉज डाल दो, पूरा का पूरा आपको कंसेशन वगैरह लेके वो जो प्रीमियम भरना पड़ता है और टीडीआर लोड करना पड़ता है वो भी आईओडी के टाइम में आपको, ताकि 100% हो सकता है। किसी ने नहीं किया तो कम से कम आपको प्लान विथ कंसेशन एवरीथिंग शुड बी अप्रूव। प्रीमियम बोले बाद में बोले, लेकिन आप टीडीआर लोड कर सकते हैं क्या सोसाइटी में, क्योंकि टीडीआर मार्केट से मिलना उसका रेट फ्लक्चुएशन होता है, प्रीमियम तो फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो अपन कोई किधर से अपन भर सकते हैं। तो आपको ये देखना है। तो कम से कम आपको अप्रूवल होने के बाद आपको परमानेंट ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट वो रजिस्टर होना चाहिए। मतलब आपका पहले का फ्लैट कौन सा था, 101 फ्लैट था, 500 फुट का था, अभी आपको 501 में फ्लैट मिल रहा है, 600 फुट का मिल रहा है, वो कौन सा फ्लैट मिल रहा है वो आपको उस एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए। यदि बैंक गारंटी लेते हैं तो अच्छा है, बैंक गारंटी नहीं लेते उसका कोलेटरल क्या है वो आपको देखना है। कोलेटरल जब तक आपको कुछ माइलस्टोन है नहीं है तब तक आप बिल्डर को बोल सकते हैं 50% या 25% फ्लैट, 10, 12, 15 फ्लैट हम ताबे में रखेंगे। ऐसे एक एक स्लैब होता है तो एक फ्लैट आपको सेल करने को रिलीज कर दिए, ये भी आप लिख सकते हैं। सर जैसे आपने बहुत सारी टिप्स दी, बहुत सारी सावधानी दी, लेकिन लास्ट में सवाल हाउसिंग सोसाइटी में जो मैनेजिंग कमेटी उसका, साथ में उनकी रीडेवलपमेंट जो कमेटी बनी उनका, क्योंकि वो सर दे आर ऑल नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स नहीं होते। जब उनको टेंडरिंग करनी पड़ती, जब सिलेक्शन करना पड़ता है बिल्डर को, जब उनकी पीएमसी भी साथ नहीं देती सर, कि बिल्डर का कैसे उसका फाइनेंशियली रिकॉर्ड देखे, उसका कैसे वर्किंग देखे, क्या देखे, किस प्रोफेशनल लोगों की सहायता ले सकती है मैनेजिंग कमेटी उस वक्त। नहीं, देखिए सोसाइटी को पहला एक अच्छा एडवोकेट अपॉइंट करना है लीगल एडवाइस के लिए। अभी लीगल एडवाइस के लिए आप जो रेरा वेबसाइट में जाते तो बहुत सारा वो चीज़ मिलते हैं। अभी आपको मैं बताऊँ, हमें एक गृह हारमोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन भी हमने स्थापन किया, जिसका अध्यक्ष है कप्तम चटर्जी साहब, जो मारेरा का रिटायर्ड चेयरमैन है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो उनके नेतृत्व के अंदर हमने एक रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन बनाया। उसके अंदर आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड मिलेगा। तो पहला वकील देखना चाहिए। दूसरा जो आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी कोई पैनल इधर अभी नहीं है, तो इसके लिए गृह हारमोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन में आपको पूरा का पूरा डायरेक्टली मिलेगा। तीसरा जो लगता है आपको चार्टर्ड अकाउंटिंग। चार्टर्ड अकाउंटिंग इसके लिए लगता है कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट का देखना, फिर उसके बाद आप जो ऑफर्स वगैरह मिलता है, फिजिबिलिटी मिलता है, उसका वर्किंग करना, फिर आपको जो इनकम टैक्स, जीएसटी, उसका सब कंप्लायंस करनी। इनकम एक अच्छा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी आपको मदद लेना हो। उसके बाद आप डेवलपर है, डेवलपर को भी कोई पैनल गिनर कुछ है ही नहीं है, बनाया नहीं है।
तो गवर्नमेंट के पास हम बता रहे थे कि पैनल बनाइए करिए, अब तक हुआ नहीं। तो गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेकहोल्डर फेडरेशन में भी आपको डेवलपर का भी एक पैनल मिलेगा। यदि आप सेल्फ रिडेवलपमेंट जाना चाहते हैं तो कितने हाउसिंग फाइनेंस आपको प्रोजेक्ट लोन देगी, आपको कौन कौन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या आपको मीडिएटर कौन है, ये सब डिटेल गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेकहोल्डर फेडरेशन में आपको मिल सकता है। मैं आपको बताऊँ, आप ये GRSF.in ये वेबसाइट में जाइए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसका माध्यम से आपको एक क्रेडेंशियल दी, क्योंकि अभी हाल 20 अगस्त 2024 को ये कंपनी स्थापना हुआ है। आने वाला 15 दिन के अंदर पूरी वेबसाइट अच्छे तरह से ऑपरेशन होगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये मुफ्त में, क्योंकि उनको फिर रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डिटेल डालना है, ताकि जितने भी डेवलपर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, जो रेप्यूटेड है, वो आपको उसमें दिखाई दे। GRSF एक ऐसी संजीवनी का कार्य करते हैं, इसे ब्रिज का मीडिएटर का कार्य करेंगी रीडेवलपमेंट में सोसाइटी और डेवलपर के बीच में। सर लास्ट में सर मैं चाहूँगा कि आपका जो बुक है सर सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए बहुत लोग इसको लेकर अवेयर हुए, एजुकेट हुए, अपने प्रोजेक्ट भी उन्होंने आगे बढ़ाए। सेल्फ रिडेवलपमेंट बुक के बारे में जरा बताइए। देखिए, ये बुक मेरे पास ऐसे तो रीडेवलपमेंट में 5 किताब लिखे हैं, उसमें महत्वपूर्ण किताब है वो है सेल्फ रिडेवलपमेंट, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट CM महाराष्ट्र गवर्नमेंट का CM का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सुभाष लाला, वो कोऑपरेटिव कमिश्नर भी थे और सिविल इंजीनियर भी है। तो उनका नेतृत्व के अंदर हमने एक कमेटी बना के 50 लोगों का कमेटी बनाया था, एक स्टडी ग्रुप बनाया था। उस माध्यम से हमने सेल्फ रिडेवलपमेंट की किताब दिखाया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इधर मैं आपको दिखाने को भी बोलता हूँ। वो किताब से आप जो है बहुत अच्छा तरह से स्टेप वाइज आप देख सकते। दूसरा किताब है रीडेवलपमेंट के ऊपर, प्रिपरेशन फॉर रीडेवलपमेंट। उसके बाद तीसरा किताब है टेंडरिंग प्रोसेस। चौथा किताब है कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन द रीडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट। और पांचवा जो किताब है परमानेंट ऑर्डर रेगुलेशन का फॉर्मेट और उस किस तरह से करना चाहिए, उसका स्टैबिलिटी क्या होगा। इस तरह से 5 किताब आपको अवेलेबल है। और एक किताब हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का WRC के माध्यम से टैक्समैन से दिया है, महारेरा लॉ एंड प्रैक्टिस। आप उसमें भी जाएंगे तो पूरा किताब में रियल एस्टेट का बहुत सारा वर्किंग इसने किया, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। ये सब किताब हमारा ऑफिस में आपको ऑफलाइन मिलेगा। हमारा ऑफिस का नंबर है 022-4255-1414 और 022-4255-1425। आप इधर फ़ोन करिए, आपको पूरा पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप RTGS करके पेमेंट करके आप घर बैठे बैठे आप ले सकते हो। यदि आप हमारा ऑफिस से ये ऑर्डर करते तो आपको पूरा का किताब के ऊपर 20% डिस्काउंट भी मिलता है। आप फिजिकली भी आके लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन में ऑर्डर करके पेमेंट डिटेल भर के आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक उसके लिए एक गूगल फॉर्म ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप यदि गूगल फॉर्म में भी आपका डिमांड यदि आप रेज करते हो तो उसमें देख के हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपको फ़ोन भी नहीं करना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी दिया है, अब बुक का कीमत भी दिया है, जिसका ऊपर 20% डिस्काउंट निकाल के किताब भी दिया है, वो आप बेशक लीजिए। और बहुत सारे वीडियोस हमारा महासेवा न्यूज़ चैनल में डाला है रीडेवलपमेंट को लेकर, सेल्फ डेवलपमेंट पर, आप उसको देखिए। और मैं आपको इतना ही विनती करूँगा, आगे आने वाला दिनों में आप किस तरह का वीडियो ब्रॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ताकि आप वो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको कोई सवाल डालिए, हम उसको उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और यदि आपने कोई रिक्वेस्ट किया रियल एस्टेट को लेकर, रेरा को लेकर, या GST, इनकम टैक्स, या हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट के बारे पर कुछ भी आप वीडियो में कमेंट में डालते हो, और हम आपको करेंगे। और दूसरा मैं ये भी इंप्रेस करूँगा कि ये अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो हम वक्त निकाल के आपके लिए बनाएं, आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। हमारा महासेवा का चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में एनकरेजमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, ये वीडियो यदि एक बंदा यदि हाउसिंग सोसाइटी जा रही है रीडेवलपमेंट में, तो ये वीडियो देख लेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से और ये बुक से। तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें। यदि चैनल महासेवा न्यूज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने सोसाइटी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।